स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे और इसका पहला टॉपिक है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो है ये 4 लेयर्स पर मुश्तमिल है। सतह समंदर से लेकर और खला में ऊपर तक 4 लेयर्स में जो है इसको डिवाइड किया जाता है। तो इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों में जो गैसेस की कंसंट्रेशन है वो हाइट के साथ ग्रेजुअली जो है वो चेंज होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं गैसेस ग्रेजुअली कम होती जाती हैं, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो रेगुलरली जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ ग्रेजुअली तब्दील नहीं होता, बल्कि ये जो है वो बड़े कम्प्लेक्स वे में जो है तब्दील होता है। हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से पहली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाती है, जिसके हाइट जो है वो 0 यानी कि सतह समंदर से लेकर ज़मीन के ऊपर 12 किलोमीटर तक की रेंज है। दूसरी लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जिसकी हाइट जो है वो 12 से 50 किलोमीटर तक है। तीसरी लेयर का नाम मीज़ोस्फेयर है, जो इसकी हाइट 50 से 85 यानी कि 50 से 85 किलोमीटर्स तक है। और चौथी लेयर को थर्मोस्फेयर कहा जाता है, जिसकी रेंज जो है वो 85 से 120 किलोमीटर्स तक है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर जो सतह समंदर से 12 किलोमीटर ऊपर तक की रेंज है। स्ट्रेटोस्फेयर दूसरी लेयर का नाम है, जो 12 से 50 किलोमीटर तक की हाइट को कहते हैं, वहाँ मौजूद है। और तीसरी लेयर मीज़ोस्फेयर जो 50 से 85 किलोमीटर की जो रेंज है वहाँ पर मौजूद। और चौथी लेयर को थर्मोस्फेयर कहा जाता है, जो 85 से ऊपर का इलाका जो है वो इसमें आता है। तो हमें ये बताया जा रहा है कि टेम्परेचर जो है वो, जैसे उसने कहा कि बड़े कम्प्लेक्स तरीके से तब्दील होता है, तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। एवरेज टेम्परेचर ज़मीन का तकरीबन 15 डिग्री है, लेकिन यहाँ हम 17 डिग्री से बात करते हैं। तो 17 से कम होते होते यानी कि 12 किलोमीटर तक जाते जाते -58 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर -58 से बढ़ते बढ़ते 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, यानी -58 से 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर जाता है। यानी कि पहली लेयर में हमने देखा डिक्रीज़ हुआ और दूसरी में फिर इंक्रीज़ हो गया। और इसी तरह से फिर जो तीसरी लेयर है उसके अंदर टेम्परेचर फिर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम होते होते 93 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और चौथी लेयर में थर्मोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर जो है फिर राइज़ करता है -93 से ऊपर, क्योंकि वहाँ पर ओजोन की लेयर मौजूद है, और ओजोन जो है वो हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, लिहाजा उस रीजन के अंदर टेम्परेचर जो है फिर इंक्रीज़ होता है। तो वैसे तो एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन इनमें से 2 लेयर्स जो है उनको हम डिटेल से पढ़ते हैं, जिसमें से पहली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर, जैसे मैंने बताया कि इसकी रेंज जो है वो 0 से 12 किलोमीटर तक है, यानी सतह समंदर से लेकर ज़मीन के ऊपर 12 किलोमीटर तक का जो रीजन है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर 2 गैसेस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और दोनों मिलकर 99% बनाते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में होने के बावजूद ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसके ऊपर इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। इनके मुकाबले में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, जो कि ना होने के बराबर होते हैं वाटर वेपर्स, तो बहुत ही थोड़ी इनकी क्वांटिटी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और वाटर वेपर 0.006% जो है ये हवा में मौजूद होते हैं। लेकिन इतनी कम मिकदार में होने के बावजूद ये जो है ट्रोपोस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में इनका बहुत अहम किरदार है। वजह यह है कि ये दोनों जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स एक ऐसी लेयर बनाते हैं कि जो सूरज की हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जो है वो सतह ज़मीन की तरफ आने देते हैं, लेकिन इवनिंग में जो हीट एनर्जी इंफ्रारेड रेडिएशंस की शक्ल में ऊपर जाती है उसको ये जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
इस तरह से हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में, नीचे वाले एटमॉस्फेयर में यानी कि ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही जो है वो ट्रैप हो जाती है और इस तरह से ये इस लेयर के अंदर, इस रीजन के अंदर टेम्परेचर में इजाफे का बायस बनती है। तो हम देखते हैं कि हर किलोमीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर में फ़र्क पड़ जाता है। तो ये हुआ ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो दूसरी लेयर जो है हम वो पढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसकी रेंज, जैसे मैंने बताया पीछे कि ये जो है 12 से 50 किलोमीटर तक का रीजन जो है इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो इस लेयर के अंदर टेम्परेचर दोबारा राइज़ करता है, यानी कि पहली लेयर में -58 तक गिर जाता है और दूसरी लेयर में फिर राइज़ करता है, -58 से बढ़ते बढ़ते 2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और टेम्परेचर राइज़ होने की जो वजह है ये स्टूडेंट आपने याद रखनी है, ये है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन, क्योंकि वहाँ पर ओजोन लेयर मौजूद होती है। तो इसलिए ओजोन जो है वो हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और इसलिए टेम्परेचर में इजाफा यहाँ पर होता है। दूसरा ये है कि इसमें हम देखते हैं कि इसके मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर टेम्परेचर जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो इसलिए जो है इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है शॉर्ट कि वाई स्ट्रेटोस्फेयर इज़ कॉल्ड लेयर्ड इन टेम्परेचर। तो इसमें हम यही कहते हैं कि यहाँ पर जो इसकी मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके अंदर टेम्परेचर जो है वो मुख्तलिफ होता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसके लोअर यानी जहाँ से ये स्टार्ट होती है वहाँ पर -58 डिग्री होता है और फिर ऐसा ऐसा दरमियान वाले रीजन में और ज़्यादा, और जो टॉप इसका जो रीजन है वहाँ पर जाते जाते टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर इज़ लेयर्ड इन टेम्परेचर। तो फिर ज़ाहिर है जब मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ भी, वहाँ पे जो मौजूद केमिकल रिएक्शन जो है वो भी मुख्तलिफ अंदाज के होते हैं। अब जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, जिसे हम अपर स्ट्रेटोस्फेयर कहेंगे, वहाँ पर चूँकि ओजोन मौजूद है इसलिए वो हाई एनर्जी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और यहाँ पर मौजूद ओजोन जो है वो ब्रेक होती है, यानी ओजोन का एटम एक मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन जो है उसे वजूद में आएगा। लिहाजा हम देखते हैं कि अपर लेयर के अंदर जो है ये जो ओजोन है वो ब्रेक होती है। तो इस यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है वाई ओजोन लेयर ब्रेक्स इन अपर स्ट्रेटोस्फेयर। तो आप बताएंगे कि दिस लेयर ओजोन absorbs high energy ultraviolet radiations and breaks into diatomic and monoatomic oxygen। इसके बाद जो दूसरी लेयर है यानी दरमियाना हिस्सा जो है इसको हम मिड स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। मिड स्ट्रेटोस्फेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है और इस रीजन के अंदर जो है वो डायटॉमिक और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन भी जो है एग्जिस्ट करती है। लिहाजा यहाँ पर डायटॉमिक और मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन के दरमियान रिएक्शन होता है और यहाँ पर ओजोन दोबारा बनती है। और ये याद रहे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो ओजोन बनती है वो इतनी क्वांटिटी में होती है कि एक लेयर बना देती है। लिहाजा यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है इसी पैराग्राफ से रिलेटेड कि वेयर इज़ ओजोन फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन, वेयर इज़ ओजोन फॉर्म्ड इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो आप आंसर में बताएंगे कि इन मिड स्ट्रेटोस्फेयर, इन मिड स्ट्रेटोस्फेयर UV light UV light passing through it। तो here monoatomic and diatomic oxygen यानी monoatomic and diatomic oxygen combine to form ozone, which is an exothermic reaction. Ozone formation in this region results in the formation of ozone layer। यानी कि इतनी ज़्यादा ओजोन बनती है कि ओजोन लेयर बन जाती है। तो ये जनाब मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये लेयर मिड स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जो इसका सबसे नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पर टेम्परेचर की रेंज कम होती है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ डायटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ मौजूद होती है। लिहाजा इस रीजन के अंदर जो है वो ओजोन बिल्कुल नहीं बन सकती। तो इस आखिरी हिस्से पे भी एक क्वेश्चन जो है वो बना दिया जाता है कि वाई ओजोन डज नॉट फॉर्म इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। वाई ओजोन डज नॉट फॉर्म इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। तो आंसर में आप बताएंगे द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर रिसीव्स
वेरी लो यूवी रेडिएशंस, कि एक तो लोअर जो स्ट्रेटोस्फीयर है वो वेरी लो जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, दूसरा यहाँ पर मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन भी एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा हम कहते हैं कि यहाँ पे ओजोन नहीं बनता। तो आंसर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, द लोअर इज stratosphere receives very low UV radiations, thus monoatomic oxygen is not found here and ozone is not formed here। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद कोई सवाल पूछना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।